हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों से 17.5 रुपए प्रति पैकेट और बोल्टों पर 7 रुपए प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाए ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए, ये जो भी सवाल दे रखा है ना, वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है कि कुछ व्यवरोधों का निर्माण करना होता है। उन व्यवरोधों से हमें संगत हल क्षेत्र निकालना पड़ता है। उस संगत हल क्षेत्र के जो कोणीय बिंदु होते हैं उनको उद्देश्य फलन में रखना होता है। और देखो, उद्देश्य फलन भी यहीं पे सवाल में दे रखा होता है। और उद्देश्य फलन की पहचान यही होती है कि जो भी फलन जिसका हमें अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना है वो हमारा उद्देश्य फलन है। अगर जिस कोणीय बिंदु पे हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान मिल जाए वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। और जिस कोणीय बिंदु पर हमें जो उद्देश्य फलन है उसका अधिकतम मान मिल जाए वो हमारे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है। अब देखिए, हम सवाल में देख सकते हैं कि अधिकतम लाभ कमाया जाना है, तो जो लाभ फलन है ना वो उद्देश्य फलन है। तो यहाँ पे सीधा ही हम लोग बोलेंगे कि हमें क्या करना है, उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण। देखिए, सवाल में पहले ही मैं बता देता हूं कि इसमें नट और बोल्टों के पैकेटों के लिए हमें अधिकतम लाभ ज्ञात करना है। तो जो नट और बोल्ट के पैकेट है वो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कोई भी चर राशि। तो हम बोल देते हैं, माना नटों के एक्स पैकेट व बोल्टों के वाई पैकेटों का निर्माण होता है। पैकेटों का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज में कि ये पैकेट कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, या तो 0 के बराबर होंगे या 0 से बड़ा होंगे। तो x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। ये अपने को ऋणोत्तर व्यवरोध प्राप्त हो गए। मतलब जो भी अपने पास संगत क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। उसके बाद देखिए, हमें क्या बोलाया गया है कि मशीन ए और मशीन बी दोनों के लिए हमें निर्धारित है कि अधिकतम 12 घंटे ही ये चलने वाली है। तो देखो, नटों के निर्माण में मशीन ए, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा मशीन ए के लिए, मशीन ए के लिए देख सकते हैं कि नटों के निर्माण के लिए मशीन ए 1 घंटा चलती है। तो एक्स पैकेट निकालने के लिए कितने घंटे चलेगी, एक्स घंटे चलेगी। प्लस प्लस देखो, बोल्टों के निर्माण में मशीन ए कितना चलती है, 3 घंटे। बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए चलती है, तो 3 गुणा में वाई। और अधिकतम कितनी चल सकती है, 12 घंटे के बराबर। तो 12 घंटे यहाँ पे छोटा या बराबर 12 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह मशीन बी के लिए भी देख लेते हैं। मशीन बी के लिए यही व्यवरोध हमें बनाना पड़ेगा। देखो, मशीन बी के लिए देखो, ये कितना पैकेटों के निर्माण में तो मशीन बी 3 घंटे चलती है, तो 3 गुणा एक्स। और बोल्टों के निर्माण में मशीन बी कितने घंटे, 1 घंटे चलती है। तो 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है, ये देखो ये भी अधिकतम 12 घंटे चलती है। तो ये दूसरा व्यवरोध हो गया। इस तरह से अपने पास ये 4 तो व्यवरोध प्राप्त हो गए। उद्देश्य फलन की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, नटों से तो वो 17.5 रुपए प्रति पैकेट लाभ कमाता है, और बोल्टों से 7 रुपए प्रति पैकेट। तो देखो, लाभ फलन जो होगा जेड, इसको बोल देते हैं लाभ फलन, जिसको उद्देश्य फलन भी बोल सकते हैं। जेड किसके बराबर हो जाएगा, देखो 17.5 रुपए ये किसके साथ में, नटों के साथ में। और 7 रुपए किसके साथ, बोल्टों के साथ। ये अपने पास लाभ हो जाएगा। एक्स और वाई की ऐसे मान हमें ज्ञात करने हैं जिनके लिए जेड का मान अधिकतम हो, और वो जो भी मान होगा वो कोणीय बिंदु पर हमें देखना पड़ेगा। तो देखो, जो भी व्यवरोध दे रखे हैं ना, पहले उनको उठा के लाते हैं। तो पहला अपने पास है एक्स बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। इसका मतलब ये ऋणोत्तर व्यवरोध है। जो भी संगत हल क्षेत्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। ये अपने पास बन गए, इनका काम हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और दूसरा व्यवरोध अपने पास है x प्लस 3y छोटा या बराबर है 12 के।
यहाँ पे देखो ये x प्लस 3y छोटा या बराबर है 12 के, ये बन गया। अब इसका संगत हल क्षेत्र निकालने के लिए पहले इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा, जो कि है x प्लस 3y बराबर में 12 के। समीकरण का जो भी ग्राफ होता है वो एक रेखा होती है। रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो मेरे को y बराबर में 4 मिल गया। इसी तरह जब मैंने y बराबर में 0 रखा तो x का मान मेरे को 12 के बराबर मिल गया। यहाँ से बिंदु 0,4 प्राप्त हुआ, यहाँ से बिंदु 12,0 प्राप्त हुआ। अब दूसरे व्यवरोध को देख लेते हैं। ये अपने पास है 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 12 के। तो यहाँ पे भी समीकरण बनानी पड़ेगी, जो बन गई 3x प्लस वाई बराबर में 12। दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। x बराबर 0 लिया तो y का मान 12 के बराबर मिल जाएगा, और इसी तरह y बराबर 0 लिया तो x का मान 4 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ये मेरे को बिंदु मिलेगा 0,12 के बराबर, ये मेरे को बिंदु मिलेगा 4,0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इनका ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये इस तरह से अपने पास ये धनात्मक वाई एक्स हो जाएगी, ये धनात्मक एक्स अक्ष हो जाएगी। ठीक है, अब इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, क्योंकि धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई एक्स इसलिए दी है क्योंकि जो भी अपने पास संगत हल चित्र बनने वाला है वो अपने प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। अब देखो पैमाना लेने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा ही ये मान लेते हैं, या फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पैमाना भी हम लोग ले डालते हैं। यहाँ पे एक खाना बराबर में 4 इकाई पैमाना हो जाएगा, एक खाना बराबर में 4 इकाई। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब इनको मिला देते हैं। देखो पहली चीज हमें बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, 0 4 को मिलाना है 12 0 से, तो 0 4 ये वाला बिंदु है और 12 0 ये वाला बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। ये अपने पास ये रेखा बन गई। इस रेखा का समीकरण अपने को दे रखा है x प्लस 3y बराबर में 12 के बराबर। यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको a बिंदु बोल देता हूँ, जिसके निर्देशांक है 12,0 के बराबर। ये बिंदु है, इसको b बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक है 0,4 के बराबर। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये अपने पास कौन सी, अब 0,12 को 4,0 से मिलाना है। 0,12 ये है और 4,0 ये है। इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाता हूं तो अपने पास इस तरह से एक रेखा का निर्माण होता है। इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दूंगा। इसका समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर में 12। ये बिंदु जो दे रखे हैं इसको डी बिंदु बोल देता हूँ, जिसके निर्देशांक है 0,12। इसको सी बिंदु बोल देता हूँ, जिसके निर्देशांक है 4,0। अब इसके बाद में देखो इनके मैं हल क्षेत्र निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हल क्षेत्र पहले वाले के लिए देख लेता हूँ। 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 12 के। इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाते हैं तो मूल बिंदु संतुष्ट कर जाता है, तो मूल बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र इसका हल होने वाला है। इसी तरह यहाँ पे x प्लस 3y छोटा या बराबर है 12 के, इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट कर जाएगा, तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। दोनों का कुल मिला के उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखो इस तरफ आने वाला है इस रेखा का, और इस रेखा का नीचे की तरफ आने वाला है। और जो प्रथम चतुर्थांश में है तो y अक्ष के दाईं तरफ, x अक्ष के ऊपर की तरफ। तो जो छायांकित भाग है दोनों सबका उभयनिष्ठ, वो अपने पास ये वाला भाग हो जाएगा। और इस छायांकित भाग को जो स्पर्श कर रही है रेखाएं, वो भी संगत हल क्षेत्र का हल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यों हो जाएगी, क्योंकि असमीका के चिन्ह में छोटे और बड़े के साथ बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। इस बिंदु को मैं ओ बिंदु बोल देता हूँ, क्योंकि ये कोणीय बिंदु है संगत हल क्षेत्र का। इसके निर्देशांक है 0,0, क्योंकि मूल बिंदु है। अब देखो इसके भी मेरे को निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, इसको ई बिंदु बोल देता हूँ। ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो निकालते हैं। देखो 3x प्लस वाई बराबर में 12, तो यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा, 12 माइनस एक्स 3x के बराबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दूसरी रेखा का समीकरण है x प्लस 3y बराबर में 12। यहाँ पे y का मान उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, तो x प्लस 3 गुना में y का मान है 12 माइनस में 3x बराबर हो जाएगा 12 के। कुल मिला के ये बन जाएगा x प्लस 12 तिया 36 माइनस में 9x बराबर में 12 हो जाएगा। अब देखो 12 को इधर लाएंगे और माइनस 8x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 8x किसके बराबर हो जाएगा, 36 माइनस 12 24 के बराबर। x का मान 3 के बराबर मिलेगा। अब x का मान मिल गया तो y का मान किसके बराबर मिलेगा, 12 माइनस 3 तिया 9 के बराबर, तो y का मान भी 3 के बराबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक मिल गए 3,3 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं और इन कोणीय बिंदुओं को उठा के लाते हैं। तो कोणीय बिंदु क्या क्या हो गए, देखो पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0,0। दूसरा कोणीय बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, ये C जिसके निर्देशांक है 4,0, C के निर्देशांक है 4,0 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला कोणीय बिंदु किसके बराबर है, B जिसके निर्देशांक है 0,4 के बराबर। B के निर्देशांक है 0,4 के बराबर। और एक बिंदु और रह गया E जिसके निर्देशांक है 3,3 के बराबर। E के निर्देशांक है 3,3 के बराबर। अब देखिए इन कोणीय बिंदुओं पर हम उद्देश्य फलन का मान निकाल के लाते हैं। उद्देश्य फलन क्या निकाला था हमने, यहाँ पे z बराबर में 17.5x प्लस 7y। इसको लिख देते हैं, z बराबर में 17.5x प्लस 7y के बराबर ये दे रखा है, तो सीधा सा हम z बराबर यहाँ पे तो 0 बन जाएगा। और इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे z का मान देख सकते हैं कि z बराबर में 17.5
गुणा में 4 के बराबर ये हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 और 1 35, 35 दूना 70 के बराबर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे अपने को जेड बराबर कितना मिल गया, 70 के बराबर मिल गया। फिर आगे देख लेते हैं जेड बराबर यहाँ पे 7 चौक 28 के बराबर मिल जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं जेड बराबर कितना मिला, तो देखेंगे, देखिए जेड बराबर में 17.5 गुणा में 3 प्लस 7 गुणा में 3, इस तरह से बन जाएगा। जेड बराबर हम देख सकते हैं ये बनने के बाद बन जाएगा 5 तिया 15, फिर 7 तिया 21, 21 और 22, फिर 3 एकम 3, 3 और 2 5 के बराबर 22.5 प्लस प्लस ये कितना बन जाएगा, सॉरी 3 और 2 5 मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने 22 लिख दिया, जबकि 52.5 आना है, तो इसको सही कर देंगे 52.5 प्लस 7 या 21, इसको आगे सरल करते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा, देखो 0.5 तो बाहर रहेगा ही, और 2 और 1 3 बन जाएगा, 5 और 2 7 बन जाएगा, 73.5 के बराबर ये आ जाएगा। इसको रखते हैं 73.5 के बराबर, तो ये अपने पास बन गया। अब देख सकते हैं कि किस मान कौन सा अधिकतम मान है अपने पास, ये 73.5 जो है 70 28 और 0 तीनों से बड़ा है, और ये कब मिल रहा है, जब अपने पास 3 3 ये कोणीय बिंदु प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अधिकतम लाभ क्या मिला, देखो हमें अधिकतम लाभ 73.5 रुपए प्राप्त होता है जब नटों के 3 पैकेट व बोल्टों के भी 3 पैकेट बने, बोल्टों के भी 3 पैकेट बनाए जाए। इस तरह से ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।